तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट 5 यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इसमें देखिए क्वेश्चन तो आ सकता है बॉन्ड फिजन पे, ठीक है। अब बॉन्ड फिजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। अब देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जो होता है किस तरह, यानी बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता है कि जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के बीच बॉन्ड है, Cl और Cl के बीच, यहाँ एक बॉन्ड है और बीच में ये एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड इस तरह टूटे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के पास जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास चला जाए, ठीक है। तो यहां बन जाता है का इस Cl पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस Cl पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेगा। और इसको, इस फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल हेडेड एरो से, सिंगल हेडेड कर्व एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखिए इसमें क्या होता है, बॉन्ड इस तरह टूटता है कि दो एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड होता है उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चला जाए, मूव कर जाए, है ना। तो Cl बन जाएगा नेगेटिव और इस CH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हो गया, इसमें बन गया कैटायन और एनायन। और ये कौन सा बॉन्ड फ्यूजन कहलाएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाएगा। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या बनते हैं, कैटायन और एनायन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको और डिटेल में अगर आपको समझना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिएजेंट्स, है ना। अब देखिए रिएजेंट्स में पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। या फिर कई सारे स्पेसीज दे दे, बोले कि इसमें कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, देखिए रिएजेंट्स जो होते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कोई भी जो स्पेसीज जिसका बहुत एनर्जी ज्यादा हो और जिसका एग्रेसिव रोल हो रिएक्शन में, वो रिएजेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएजेंट्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स या फिर इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स या इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। तो इनको क्या कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होंगे वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहलाएंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है कोई भी कैटायन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, है ना। और दूसरा कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो एटम पे, तो क्या होंगे, वो होंगे सब इलेक्ट्रोफाइल्स। तो CO2 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। न्यूक्लियोफाइल्स भी दो तरह के होंगे, एक तो निगेटिवली चार्ज, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे सभी के सब न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। और दूसरे यानी दूसरे तरह का कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसके एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो, तो वो सब क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसमें कई सारे ऐसे दे देगा, मिक्स करके बोलेगा कौन इलेक्ट्रोफाइल्स है और कौन न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, पॉजिटिव हो या डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, या जिसके एटम पे कोई मतलब डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन की, तो वो सब इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। और जहां पे को क्या हो, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो या उनके मॉलिक्यूल पे क्या हो, लोन पेयर हो एटम के, है ना, एटम पे लोन पेयर हो मॉलिक्यूल के, तो वो सब होंगे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इससे तो कई क्वेश्चन आ सकते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, इसमें जैसे कार्बोकैटायंस किसे कहते हैं, फिर कार्बोनायंस किसे कहते हैं, या कार्बन फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिर या इसमें जैसे आपका और इंटरमीडिएट है, कार्बीन्स है, नाइट्रीन्स है ना, और बेंजाइंस है। और दूसरा क्या पूछ सकता है, जो ये आपके
कार्बोकैटायंस है, कार्बन आयंस और कार्बन फ्री रेडिकल्स। इनमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, या कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है, तो उसको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप सबको डिफाइन कर लीजिए, है ना, कार्बोकैटायंस, है ना। अब कार्बोकैटायंस क्या होता है? एन आयन व्हिच कार्बन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ए कार्बोकैटायन, ठीक है। यानी कोई भी आयन जिसका कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता हो तो वो कहलाता है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए ये सारे एग्जांपल हो गए। अब ये एग्जांपल लगभग हम सभी मिलेंगे। देखिए ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन हो गया, यानी 3 डिग्री का है। आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन हो गया 2 डिग्री का है। एथिल कार्बोकैटायन ये 1 डिग्री। ये मेथिल कार्बोकैटायन, ये मेथिल नाम होता है इसका। ये एलिल कार्बोकैटायन, ये बेंजिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये देखिए कार्बोकैटायन जो है, अब ये कार्बोकैटायन जो है ये बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो कार्बोकैटायंस जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, किसका बॉन्ड फिजन से बना है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से, ठीक है। तो देखिए हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन आपका यहाँ पे होगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कार्बोकैटायन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, या स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखिए एक ये इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कई सारे कार्बोकैटायन दे देगा, पूछेगा कि इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, ठीक है, उनके स्टेबिलिटी के। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा पहले कौन से होते हैं? रेजोनेंस वाले, है ना, रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद आपके जो एल्किल होता है उसमें 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम कौन सा स्टेबल होगा? मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो कार्बोकैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, और जितने यहाँ पे क्या है, ये मेथिल ग्रुप लगा होगा तो ये रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, इसकी कमी को यानी दूर करेंगे, और कमी को दूर करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। अब 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 2 डिग्री में 2 रिलीजिंग ग्रुप, 1 डिग्री में 1 रिलीजिंग ग्रुप, और मेथिल में कोई नहीं। जिसमें जितना ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब एलिल और बेंजिल शो करते हैं रेजोनेंस, है ना, लेकिन चूंकि टर्सरी ब्यूटिल में हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये टर्सरी ब्यूटिल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा? बेंजिल होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा? एलिल होगा। उसके बाद आपका 2 डिग्री, और उसके बाद आपका 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? मेथिल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया आपका स्टेबिलिटी का, मतलब 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बेंजिल, उसके बाद एलिल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री यानी एथिल, और सबसे कम स्टेबल होगा मेथिल, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कार्ब एनायन के बारे में, ठीक है। तो एनायन का मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो, यानी एन आयन व्हिच कार्बन कैरीज ए निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ए कार्ब एनायन। यानी कोई आयन जिसके कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज हो तो क्या कहलाता है? कार्ब एनायन। अब इसके भी एग्जांपल ले ले, टर्सरी ब्यूटिल कार्बन आयन, आइसोप्रोपिल कार्बन आयन, एथिल कार्बन आयन, बेंजील कार्बन आयन एंड एलिल कार्बन आयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन आयन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2, है ना, और एक लोन पेयर के लिए एक p और, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर यहाँ पे कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका पिरामिडल शेप होगा, क्योंकि लोन पेयर जो होगा उसको हम शेप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और कैसा होगा? ये आपका होगा पिरामिडल शेप का, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखिए ये अगर कहीं पे, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका बेंजील कार्बन आयन है, इसमें नेगेटिव आयन ये शो करेगा इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस। तो जहां भी रेजोनेंस केस आ जाता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो 3 ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब जो आपका प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड होंगे 3 बॉन्ड के लिए, तो एक s और 2 p, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2। तो रेजोनेंस वाले में क्या होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हम इसका देख लेते हैं। अब स्टेबिलिटी यहां पर देखिए, ये आपका 3 डिग्री है, रिलीजिंग ग्रुप है, और कार्बन आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब अगर कोई देने वाला ग्रुप होगा या तो वो और अधिक इलेक्ट्रॉन को कर देगा, यानी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें जितने ज्यादा मेथिल ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो आपका देखिए मेथिल में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ये टर्सरी ब्यूटिल में 3 मेथिल ग्रुप यानी 3 रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं। तो इसका मतलब सबसे लेस स्टेबल ये हो जाएगा एल्किल में, और सबसे मोर स्टेबल ये हो जाएगा। लेकिन बेंजिल और एरिल शो करते हैं रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका बेंजिल, है ना, बेंजिल सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा होगा, एरिल, अब उसके बाद क्या आएगा, मेथिल, है ना, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लेस स्टेबल 3 डिग्री कार्बेनाइन। तो अगर हम एल्किल कार्बेनाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेथिल, फिर होगा आपका 1 डिग्री, फिर आपका होगा 2 डिग्री, और 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल्स पे। तो कार्बन फ्री रेडिकल्स, कोई भी स्पीसीज जिसके कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वो स्पीसीज क्या कहलाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। यानी स्पीसीज विच कार्बन कैरीज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां भी टर्सरी ब्यूटिल हो गया 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपिल यानी 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, एथिल कार्बन फ्री रेडिकल हो गया आपका, मेथिल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, और बेंजिल फ्री रेडिकल और एलिल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां भी जैसे कार्बेनाइन में हाइब्रिडाइजेशन होता है वैसे कार्बन फ्री रेडिकल में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होगा ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, और 3 बॉन्ड नीचे की तरफ होंगे। इसका मतलब यहाँ पे कैसा होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका पिरामिडल शेप होगा। लेकिन जब कहीं जैसे बेंजिल हो गया, एरिल हो गया, जहां रेजोनेंस शो करने लगेगा तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस केस में क्या होता है, फ्री रेडिकल के केस में जो रेजोनेंस वाले पहले आते हैं फिर एल्किल आते हैं। तो ये आपका बेंजिल और एलिल रेजोनेंस शो करता है। अब बेंजिल ज्यादा रेजोनेंस शो करता है, एलिल कम रेजोनेंस शो करता है, तो इसलिए बेंजिल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एलिल होगा। अब इसमें क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, मेथिल, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, जो है आपका मेथिल फ्री रेडिकल। तो अगर हम कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर देखें एल्किल का, तो दोनों का ऑर्डर यही है ना, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल। लेकिन अगर कार्बन आयन का देखें तो मेथिल सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम अगले इंटरमीडिएट्स को देख ले रहे हैं, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स, है ना, किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कार्बीन्स होता है ना, कार्बीन्स यानी कोई भी स्पीसीज जिसके कार्बन पे 2 बॉन्ड हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्ड्स हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो स्पीसीज कहलाता है कार्बीन्स कहलाता है, ठीक है। यानी ये स्पीसीज व्हिच कार्बन कंटेनिंग 2 बॉन्ड्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कार्बीन, है ना। यानी कोई स्पीसीज जिसके कार्बन जो कार्बन हो 2 बॉन्ड रखे हो और 2 इलेक्ट्रॉन रखे हो, ठीक है, तो वो कहलाता है कार्बीन। जैसे यहाँ पे है CH2 पे आप 2 हाइड बॉन्ड है और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका मेथिलीन, यानी ये क्या कहलाएगा, कार्बीन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे क्या लगा है, 2 Cl लगा है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन कहलाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया इसका, है ना। अब देखिए कार्बीन्स जो होता है, टाइप्स ऑफ कार्बीन्स, तो कार्बीन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, सिंगलेट कार्बीन्स और
ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। अब सिंगलेट कार्बीन की मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, यानी कोई भी कार्बीन अगर मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो वो सिंगलेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगलेट की मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, ठीक है। तो देखिए ये सिंगलेट कार्बीन कौन से होते हैं, वो कार्बीन जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो उनका जो स्पिन हो, दो इलेक्ट्रॉन्स हो उनका स्पिन अपोजिट स्पिन के हो, ठीक है, तो वो कहलाता है सिंगलेट कार्बीन, है ना। और इस सिंगलेट कार्बीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा और इसके पास क्या होगा, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और दो सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना होगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा शेप, आपका बी शेप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिपलेट कार्बीन, तो वो कार्बीन जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी स्पिन सेम होती है ना, मतलब दोनों पेयर्ड नहीं होंगे, दोनों अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है या फिर sp हाइब्रिडाइज होगा। अब sp2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन sp2 ऑर्बिटल में होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। अब ये हो गया, और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बन जाएंगे, और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये ट्रिपलेट कार्बीन जो है आपका, ये sp2 भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, उसके साथ साथ इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ कार्बीन में हो सकता है, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन में, ठीक है। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी हम देख लें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में क्या होता है, इन जनरल ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में कौन स्टेबल होता है, तो आप बताएंगे कि ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल होता है किससे, सिंगलेट कार्बीन से। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे जो सिंगलेट कार्बीन है दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, मोर रिपल्शन। लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच लेस रिपल्शन होगा। तो जब लेस रिपल्शन होगा एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्शन है वो कम है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। जबकि सिंगलेट कार्बीन में दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं तो इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन इन जनरल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है सिंगलेट कार्बीन पे, है ना। लेकिन ऐसे केस जिसमें क्या हो, रेजोनेंस हो, कार्बीन भी रेजोनेंस शो करता है, तो रेजोनेंस शो करने वाले कार्बीन जो होंगे उनका सिंगलेट स्टेट मोर स्टेबल होगा, किससे, ट्रिपलेट स्टेट से। जैसे आपका कोई भी कार्बीन, जैसे यहाँ पे C है, अब C से यहाँ पे लग जाए F, है ना, F, है ना। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास होता है बैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर इसके साथ क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। तो जब रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पे तो ये लोन पेयर होगा ही, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ऐसे कार्बीन जिसमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस वाले कार्बीन सिंगलेट स्टेट के मोर स्टेबल होंगे ट्रिपलेट स्टेट से, है ना। तो ये तो हो गया कार्बीन। अब बिल्कुल जैसे कार्बीन के टाइप्स होते हैं वैसे नाइट्रीन्स के भी टाइप्स होते हैं, है ना। तो कार्बीन और नाइट्रीन में बहुत समानता है, ठीक है। जैसे कार्बीन क्या होता था, कोई स्पेशली जैसे कार्बन पे दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन यहाँ नाइट्रीन्स कौन से होते हैं, ऐसे स्पेसीज जिसके नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड हो, यानी मोनोवैलेंट नाइट्रोजन हो और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो स्पेसीज नाइट्रीन्स कहलाता है ना। ये स्पेसीज व्हिच नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 बॉन्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नाइट्रीन, है ना। यानी कोई भी स्पेसीज जिसका नाइट्रोजन एटम एक बॉन्ड रखे हो और 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हो, है ना, बैलेंस शेल में, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जो है नाइट्रीन्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रीन हो गया, ये अगर फेनिल ग्रुप लगा है तो फेनिल नाइट्रीन हो गया, ठीक है। अब नाइट्रीन्स भी कितने टाइप के होंगे, नाइट्रीन्स भी होंगे 2 टाइप्स के, है ना। अब 2 टाइप्स में आपका क्या होगा,
यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन में सब जो दो इलेक्ट्रॉन यानी चारों इलेक्ट्रॉन है, चारों में दो दो करके पेयरिंग मतलब पेयर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो कौन सा यानी मल्टीप्लिसिटी क्या हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो हो तो आपका यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सॉरी जीरो नहीं स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो तो आपका क्या होगा, ये सिंगलेट नाइट्रीन होगा, है ना। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, सेम होगी, दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों की स्पिन सेम होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा। और ट्रिपलेट नाइट्रीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, नाइट्रीन्स। तो जैसे कार्बिन दो तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, वैसे नाइट्रीन्स भी दो तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। अब तीसरा जो है आपका बेंजाइन। अब बेंजाइन क्या है, 1,2-डाइडिहाइड्रोबेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज बेंजाइन, है ना। तो 1,2-डाइडिहाइड्रो, जैसे आपका कोई बेंजीन है, अब यहां से क्या हो जाए, एक H यहां से और एक H यहां से, ये क्या हो जाए, यहां से निकल जाए, है ना। तो जब निकल जाएगा तो क्या होगा, अब H यहां होगा, H यहां होगा, H यहां होगा और H यहां होगा, ठीक है। तो बेंजाइन में HH कहां बचेगा, ये इस पोजीशन पे H रहेगा, ठीक है, यहां, ठीक है, लेकिन पहले दूसरे पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका है 1 और 2 पोजीशन से हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी 1,2-डाइडिहाइड्रो बेंजीन, और या फिर उसका डेरिवेटिव क्या कहलाता है, बेंजाइन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बेंजाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड अगर है कहीं पे स्पीसीज में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लगेगा कि इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp, लेकिन यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें ये जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके बहुत वीक ओवरलैपिंग होती है, और जो क्या बना लेते हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या बन जाता है यहाँ पे एक बेंजाइन बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे क्या बनता है, एक बेंजाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि बेंजाइन बॉन्ड जो होता है ये एरोमेटिक रिंग के बाहर की तरफ बनता है, तो इसका मतलब जो बेंजाइन बॉन्ड है ये एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी जो ये तीसरा बॉन्ड है ये डीलोकलाइजेशन में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका हो गया बेंजाइन, है ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन और कार्बीन्स और नाइट्रीन्स, ये इसमें में से तो एक ना एक एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ लें, स्टेबिलिटी जरूर पढ़ें। ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किससे, सिंगलेट कार्बिन की, दो तरह के होते हैं, तो इसको कंपेयर करके बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बेंजाइन भी आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। कोई भी 1,2-डाइडिहाइड्रोबेंजीन हो गया तो वो बेंजाइन कहलाएगा, या इसका कोई डेरिवेटिव यहाँ कोई ग्रुप लग जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, बेंजाइन कहलाएगा। या फिर चूंकि ये एरोमेटिक होते हैं तो इन्हें एराइंस भी बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे 5th यूनिट का अगला टॉपिक देख ले रहे हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है 4 टाइप्स के होते हैं, है ना, इन जनरल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है, यानी ये पहले तरह का रिएक्शन हो गया, यानी ये आपका एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा होता है इलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, और चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना। वैसे मेन 3 ही टाइप के रिएक्शन होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे, रिएजेंट और सबस्ट्रेट आपस में ऐड होके प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, सबस्ट्रेट पे रिएजेंट ऐड हो जाए और एक प्रोडक्ट बन जाए, तो वो आपका रिएक्शन क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका यानी
ए रिएक्शन इन व्हिच द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट ऐड अप टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, है ना। तो रिएजेंट सबस्ट्रेट ऐड अप होकर के प्रोडक्ट बना ले तो ये ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है जो जिसमें डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे एल्कीन एल्काइंस, है ना, या फिर जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है वो क्या शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, है ना। और ये होता है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है पहला आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन कितने तरह के हो गए, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी आपका पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देख ले रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो नाम कैसे पड़ा, इलेक्ट्रोफिलिक, नाम कैसे पड़ा न्यूक्लियोफिलिक, है ना। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर सबसे पहले जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जुड़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है। और अगर किसी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल से रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है तो वो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ता है मल्टीपल बॉन्डेड से वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जुड़ता है ना। और उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफाइल इज एडेड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जुड़ेगा। और यहाँ पे इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और यहाँ भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल जो है बनेगा, और फ्री रेडिकल जो बनेगा जिस स्टेप में वो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके एग्जांपल जो हो गए आपके, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इस पे HCl का एडिशन कर दो तो क्या बनेगा आपका, CH2 पे H जुड़ जाएगा और ये Cl जुड़ जाएगा एक दूसरे कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे CH2 है और यहाँ पे CH2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले H प्लस जुड़ जाएगा, अब H प्लस जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 और CH2 प्लस। अब ये आपका क्या बना, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन से कौन जुड़ जाएगा, Cl माइनस, और आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे यही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप है यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा इस मल्टीपल बॉन्ड से, कैसे जुड़ा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये इधर है, H प्लस के पास आएगा, ठीक है, और H प्लस के पास पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो एक कार्बन पे CH3 हो गया, है ना, और इस कार्बन पे CH2 आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, फिर Cl इस पे अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, है ना, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि यहाँ पे ये पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, पहले Cn माइनस जुड़ेगा, अब Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है, फर्स्ट स्टेप में जुड़ेगा तो वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फिर O पे माइनस आएगा, O माइनस जो है H को ले लेगा, ठीक है, तो ये आपका OH हो जाएगा, Cn जुड़ जाएगा, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन देखें तो क्या होगा, ये CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पहले Cn माइनस जुड़ेगा, ठीक है, Cn माइनस इस पे जुड़ेगा, O पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ेगा आपका CH3, और ये आपका O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cn, है ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, H प्लस जुड़ जाएगा, है ना। अब H प्लस जुड़ के आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी CH3 और यहाँ पे Cn और ये CH3 और ये हो जाएगा OH, ठीक है, यानी यही प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप है ना। अब ये फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग जिसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, तो ये आपका, और ये सेकंड स्टेप हो गया, तो ये आपका हो गया यहाँ पे
फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये कभी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इलेक्ट्रो जो एडिशन होगा HCl का वो मार्कोनी-काप्स रूल को फॉलो करेगा। अब देखिए मार्कोनी-काप्स रूल क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, तो यहाँ CH2 है, यहाँ H है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मार्कोनी-काप्स एडिशन रूल को फॉलो करेगा। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कोई ऐसा रूल नहीं होगा, और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा वो फॉलो करेगा एंटी मार्कोनी-काप्स एडिशन, यानी एंटी मार्कोनी-काप्स रूल को फॉलो करेगा। इसमें क्या होता है, कोई अल्कीन होता है और HBr का एडिशन हो परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो एंटी मार्कोनी-काप्स एडिशन को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जहां ज्यादा होता है वहां हाइड्रोजन नहीं लगता है, जहां हाइड्रोजन कम होता है वहां H लग जाएगा, तो CH की जगह यहाँ CH2 हो जाएगा, इस CH2 पे Br लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनी-काप्स एडिशन होगा यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो अगला रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप या एटम दूसरे ग्रुप या दूसरे एटम को किसी सबस्ट्रेट से रिप्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका ए रिएक्शन इन व्हिच ए ग्रुप रिप्लेसेस टू एन अदर ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया, ऐसा रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब ये क्या होगा, ये 3 टाइप्स का होगा, यानी पहला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कोई भी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे OH माइनस इस R पे अटैक करेगा और Cl माइनस, यानी Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस ने Cl माइनस को रिप्लेस किया, यहाँ OH आ गया, तो अब ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, तो ये कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ हो गया CH3Cl NaOH के साथ रिएक्शन करा है, तो OH माइनस ने Cl को हटा दिया और यहाँ से Na और ये Cl निकल गया, तो इसमें OH माइनस ने Cl को हटाया है, Cl माइनस को, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है, तो आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, है ना। अब ये कितने तरह का होता है, इन जनरल इट इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना, इन जनरल इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 रिएक्शन कहलाता है, यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो SN1 होता है, और SN2 रिएक्शन जो होता है ये सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो सेकंड ऑर्डर का होगा वो क्या कहलाएगा, SN2 रिएक्शन, यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम से ही पता चल गया आपको कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा हो, रिप्लेस कर रहा हो, तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका बेंजीन है, ये आपका Cl+ है, Cl+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब Cl+ ने H+ को यहाँ पे H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो Cl+ यानी एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे बेंजीन का रिएक्शन हम करा दे Cl2 से, तो AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसका H+ यहाँ पे जो है एक Cl जो है यहाँ पे Cl+ लग जाता है और H+ निकल जाता है, H+ और इसका Cl- HCl क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, इसी तरह आपका है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को रिप्लेस करे सबस्ट्रेट से, तो वो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे CH3 है ना, CH3H यानी CH4 है, अब यहाँ Cl रेडिकल है, अब H रेडिकल को यहाँ से रिप्लेस कर दे और यहाँ पे H की जगह Cl आ जाए। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया CH4 का रिएक्शन Cl2 से करा दे H न्यू की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, इसका एक H हट करके यानी यहाँ पे Cl लग जाएगा और इसका H एक और इसका Cl, HCl क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, आपका हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, यानी जो तीसरे तरह का है, ये आपका 1 नंबर था, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर है ना। तो ये तीसरे नंबर का क्या है आपका सब इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप क्या हो जाए, अलग मतलब रिमूव हो जाए और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना ले, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन व्हिच 2 एटम्स और ग्रुप्स आर इलिमिनेटेड from adjacent carbon to form unsaturated compound is called elimination रिएक्शन। यानी दो एडजेसेंट कार्बन से जो दो एटम्स या ग्रुप्स जो है इलिमिनेट हो जाएं और क्या बना ले, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना ले, तो उस रिएक्शन को हम इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम क्या करें, कोई भी आपका एल्किल हैलाइड है जिसपे क्या लगा है, H है, और ये आपका यहाँ पे इस कार्बन पे, तो ये जिसपे अल्फा, ये आपका X लगा, ये अल्फा कार्बन, और ये आपका जिसपे H लगा है वो बीटा कार्बन। तो अल्फा से X माइनस, बीटा से H प्लस, यहां से क्या हुआ, निकल गया HX, यहां से क्या हुआ, निकल गया अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ पे एल्कीन बन गया। अब H और X निकला, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसका एग्जांपल हो गया, इलिमिनेशन रिएक्शन का हो गया। ठीक है, तो ऐसे देखिए हम अगला एग्जांपल देंगे। जैसे आपका कोई अल्कोहल है जिसपे OH लगा है, वो अल्फा कार्बन, पड़ोस वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, यहां से क्या होगा, ये निकल जाए किसकी उपस्थिति में, H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में ये वाटर क्या होता है, यहां से निकल जाता है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये रिएक्शन, इसमें वाटर निकला, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन किसका एग्जांपल है, इलिमिनेशन रिएक्शन का है ना। अब जैसे यहाँ पे कोई आपका डबल बॉन्डेड या आपका है कार्बन, और एक कार्बन पे X लगा है, ठीक है, और एक कार्बन पे H लगा है, ठीक है। अब अगर बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, तो बीटा से H, अल्फा से X, यानी ये आपका इधर आएगा बॉन्ड, यहाँ से H प्लस, और X माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, HX निकल गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका एल्काइन बन जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया इलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अब जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ 2 टाइप्स का था, SN1 और SN2, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, वैसे इलिमिनेशन भी इवन रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर का हो, 1 फॉर होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी ये ऑर्डर को बताता है, फर्स्ट ऑर्डर इलिमिनेशन क्या कहलाएगा, इवन रिएक्शन कहलाएगा या यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन कहलाएगा, ठीक है। और E2 रिएक्शन जो होता है आपका, यानी ये आपका सेकेंड ऑर्डर इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो जो सेकेंड ऑर्डर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा वो E2 रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इवन CB रिएक्शन, है ना, तो इवन CB रिएक्शन कौन से होते हैं, यानी 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो यानी कोई भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का हो और उसमें कॉन्जुगेट बेस बन रहे हो, कॉन्जुगेट बेस का मतलब कार्ब एनायन बन रहे हो, है ना। तो अगर कोई भी इलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें कॉन्जुगेट बेस यानी कार्ब एनायन बन रहे हो और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, तो वो कहलाता है इवन CB रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इवन रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, E2 में बनता है ट्रांजिशन स्टेट, और इवन CB में बनता है कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे मैकेनिज्म के आधार पे इनको E1, E2 और इवन CB रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन में क्लासिफाई किया गया है ना। और ये आपका जो 4 टाइप्स का रिएक्शन है, यहाँ पे 4 नंबर जो है, तो 4 नंबर जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई जैसे आपका यहाँ पे R ग्रुप है ना, अब R ग्रुप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर स्केलेटन है वही बदल जाए किसी रिएक्शन में, तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे इन सारे रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है ना।
चाहे एडिशन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन में SN1 रिएक्शन होता है ना। SN1 में क्या बनता है, कार्बो कैटायन, और SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो एग्जाम में कहीं अगर डिफरेंस पूछता है SN1 और SN2 में क्या अंतर है, तो आप बताओगे SN1 जो है फर्स्ट ऑर्डर का होता है, SN2 सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। SN1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता है। अगर ऐसे E1 और E2 में अंतर पूछ ले तो आप बताओगे कोई भी एलिमिनेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो क्या होता है, E1 रिएक्शन यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, और जो सेकेंड ऑर्डर का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो बाई मॉलिक्यूलर यानी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। E1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, E2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो कुछ इस तरह आप क्या करेंगे, ये बहुत आपका शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया, तो इतना आप लोग जरूर पढ़िए, है ना, ताकि आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगभग हो जाए, ठीक है।